दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता यानी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट, जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के साथ टीजीटी पीजीटी नागरिक शास्त्र, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, एलटी ग्रेड केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट संख्या 7, जिसमें हम परीक्षा पैटर्न के अनुरूप कुल 80 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, देखिए एक कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? ऑप्शन है आपके अरस्तु, गैटेल, हेराल्ड लासवेल या हर्बर्ट जे स्पेरो। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये कथन हर्बर्ट जे स्पेरो का है कि राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक ने रात्रि प्रहरी राज्य की अवधारणा का समर्थन किया है? ऑप्शन देखिए, जॉन रॉल्स, रॉबर्ट नोजिक, मैकफरसन या स्टीफेन। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट नोजिक। दोस्तों रॉबर्ट नोजिक का मानना है कि राज्य की भूमिका एक रात्रि के चौकीदारी वाली या निगरानी रखने की है, और उनकी पुस्तक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया। उसमें उन्होंने न्यूनतम राज्य के विचार का समर्थन किया है। अगला प्रश्न जो है सुमेलन करने से संबंधित है। देखिए, तलवार के बिना प्रसंविधाएं या संविधाएं मात्र शब्द हैं या शब्द मात्र हैं, ये कथन किसका है? ये हाब्स का कथन है कि तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये रूसो का कथन है आपका, तो बी का चौथा हो जाएगा। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, ये देखिए बोंदा का कथन हो जाएगा। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करना है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है और उसके चरित्र को कुंठित करता है, ये मिल का कथन है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही मिलान आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, तलवार के बिना प्रसंविदा मात्र शब्द है, हाब्स का है। व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जा सकता है, ये रूसो का कथन है। उच्चतर शक्ति केवल डाकुओं का झुंड बना सकती है, राज्य नहीं, जीन बोंदा। और राज्य का कार्य व्यक्ति में आत्मनिर्भरता की भावना को नष्ट करता है, उसके उत्तरदायित्व को कमजोर करता है, ये जे एस मिल का कथन है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा एक कोटेशन या कथन है। देखिए, अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये कथन बोसांके का है। अधिकार के संबंध में वो परिभाषा देते हुए कहते हैं कि अधिकार वह दावा है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है। अगला प्रश्न है, बाह्य संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? तो उत्तर है दोस्तों, बाह्य संप्रभुता का प्रतिपादन ग्रोसियस ने किया है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है, ये किसका मत है? ऑप्शन देखिए, लियो डिग्वी, एफ डब्ल्यू मेटलैंड, ह्यूगो क्रैब या केल्सन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, लियो डुग्वी। लियो डुग्वी कहते हैं कि कानून राज्य का पूर्ववर्ती है और राज्य से ऊपर है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन है, संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति सर्वाधिक उपयुक्त होती है। तो आप जानते हैं कि दोस्तों संकट की स्थिति के लिए अध्यक्षात्मक पद्धति उपयुक्त होती है, ये सही है। कारण है कि राष्ट्रपति की पदावधि निश्चित होती है, ये भी सही है। तो दोस्तों अध्यक्षात्मक शासन पद्धति आप जानते हैं कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में शासन की स्थिरता बनी रहती है, इसलिए कार्यपालिका जो है नियत समय तक निश्चित होकर अपनी योजनाओं और नीतियों को क्रियान्वित और बढ़ावा दे सकती है। इस प्रणाली में कार्यकारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में रहती है, इसलिए आवश्यक निर्णय तुरंत लिए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है?
देखिए, अगर प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, अगर प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे और अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे, तो 3 स्थितियां आपको दी गई हैं। इनमें से आपको बताना है कि किस परिस्थिति में पूरी मंत्रिपरिषद भंग नहीं होती है। तो दोस्तों, संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है और प्रधानमंत्री समस्त मंत्रिपरिषद का केंद्र बिंदु हो जाता है। यदि उसकी मृत्यु हो जाए अथवा वह परित्याग कर दे या पद त्याग कर दे, तो समस्त मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है, यानी मंत्रिमंडल स्वतः भंग हो जाता है। लेकिन यदि कोई कैबिनेट स्तर का मंत्री अथवा राज्य स्तर का मंत्री पद त्याग करता है अथवा पद से हटाया जाता है, तो मंत्रिपरिषद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें जो तीसरा कथन है कि अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, पूरी मंत्रिपरिषद अगर कोई कैबिनेट मंत्री त्यागपत्र दे दे तो भंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, किस देश में एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है? आपको बताना है। यूएसए, यूके, भारत या स्विट्जरलैंड? तो सही उत्तर है यूके में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन में या यूनाइटेड किंगडम में दोस्तों स्पीकर का पद जो होता है बहुत अधिक पवित्र माना जाता है, इसलिए वहाँ एक बार अध्यक्ष सदा के लिए अध्यक्ष प्रथा का अनुसरण किया जाता है। स्पीकर दलगत भावना से परे रहकर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है। अगला प्रश्न है, कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन की संज्ञा देता है? ऑप्शन है ल्यूडोविकी, मार्क्स, टेलीरैंड या प्रोधा? तो सही उत्तर है टेलीरैंड। दोस्तों, टेलीरैंड ने लोकतंत्र की आलोचना करते हुए उसको स्वीकृत पागलपन की संज्ञा दिया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है? देखिए, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली, सीमित मत प्रणाली और सार्वभौमिक मत प्रणाली। दोस्तों देखिए, अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणालियों की बात की जाती है तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व, सूची प्रणाली और सीमित मत प्रणाली, लेकिन सार्वभौमिक मताधिकार जो है ये अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की प्रणाली नहीं है। तो देखिए, अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा होती है वो आनुपातिक, सूची और सीमित मत प्रणाली में, जबकि सार्वभौम मताधिकार जो है अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुरक्षित रखने वाली प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित मूल सिद्धांत क्या है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, अहस्तक्षेप का सिद्धांत, बहुलवादी सिद्धांत या फिर विकासवादी सिद्धांत? तो सही उत्तर है, ऐसा राज्य जो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देता है वो है कल्याणकारी राज्य। दोस्तों, कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था के प्रावधान से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इतिहास कुलीन तंत्रों का या इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, ये कथन किस विचारक का है? ऑप्शन है प्लेटो, पैरेटो, मोस्का या जेम्स बर्नहम? तो सही उत्तर है दोस्तों पैरेटो। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। पैरेटो ने इतिहास को कुलीन वर्गों का शमशान कहा है। उसका मानना है कि हर एक काल में सामाजिक पटल पर बहुत गिने चुने लोग ही शासन की भागीदारी विशेष में जागरूकता से भाग लेते हैं और आम जनता इन कुलीन लोगों की मात्र पिछलग्गू या अनुवर्ती ही रहती है। अगला प्रश्न है, एक बुक है, देखिए, परिवार, संपत्ति और राज्य की उत्पत्ति यानी ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये पुस्तक किस विचारक ने लिखी है? तो ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये पुस्तक एंजिल्स की है। और दोस्तों, एंजिल्स ने इस पुस्तक में ऐतिहासिक विकास के विश्लेषण से डार्विन के प्राकृतिक चयन के नियम का उपयोग किया है और इसी कृति में एंगल्स ने आधुनिक नारीवादी दृष्टिकोण का पूर्व संकेत दिया है। और उसने लिखा है कि विवाह प्रथा इसलिए प्रचलित हुई क्योंकि पुरुष ने संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए निर्विवाद पितृत्व सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्त्री को अपना दास बना लिया था। तो देखिए, हमने पहले भी कहा है दोस्तों कि जो पुस्तकें हैं राइटर्स की, विभिन्न राइटर्स की, उन पुस्तकों का जो मूल नाम है, जैसे द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, ये आप तुरंत जान जाएंगे कि एंजिल्स की कृति है, लेकिन उसका हिंदी नाम भी आपको जानना जरूरी है ताकि प्रश्न को समझने में आसानी रहे। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से उदारवाद का तत्व क्या नहीं है? समाज का समाजवादी ढांचा, स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार या स्वतंत्र बाजार व्यवस्था? तो उत्तर है ऑप्शन ए, उदारवाद का तत्व समाज का समाजवादी ढांचा नहीं है, क्योंकि समाज का समाजवादी ढांचा ये मार्क्सवादियों का जो है विचार है। स्वतंत्रता, मुक्त व्यापार और स्वतंत्र बाजार व्यवस्था ये उदारवाद के तत्व हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, राजनीतिक दलों के प्रकार के बारे में किस राजनीतिक विचारक ने कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया? सिगमंड न्यूमैन, आटो क्रिचेमेर, एंथनी डाउन्स या जी सार्टोरी? तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आटो क्रिचेमेर। दोस्तों, आटो क्रिचेमेर ने जो है कैच ऑल पार्टी का जो है कैच ऑल पार्टी शब्दावली का सूत्रपात किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, ये कथन किसका है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? वह सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ऑप्शन देखिए, मॉरिस जोन्स, पॉल आर ब्रास, ग्रेनविल ऑस्टिन या रिचर्ड सिसन? तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रेनविल ऑस्टिन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने अपनी पुस्तक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस कार्नर स्टोन ऑफ ए नेशन 1999 में कहा है कि संविधान सभा अनिवार्यतः एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी, वो सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। अगला प्रश्न है, नागरिकता की अवधारणा में किसने गुलामों को बाहर रखा है? तो किसने गुलामों को नागरिक नहीं माना है? तो ये है अरस्तु। अरस्तु दोस्तों दासों को जो है नागरिकता की श्रेणी से बाहर रखता है और पॉलिटिक्स में वो कहता है कि राज्य का नागरिक वही बन सकता है जो राजनीतिक कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। गुलामों के साथ साथ उसने स्त्रियों, बच्चों, श्रमिकों, शिल्पियों और विदेशी नागरिकों को भी नागरिकता के अधिकार से वंचित किया है। और अरस्तु का कहना है कि वह व्यक्ति नागरिक है जो अस्थायी रूप से न्याय के प्रशासन और राजकीय पदों को ग्रहण करने की प्रक्रिया में भाग लेता है। अगला प्रश्न एक कथन है, आसान सा कथन है कि रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों वाहन का कथन है। वाहन का कहना है कि रूसो का संप्रभु हाब्स का लेवायथन है जिसका सर कटा हुआ है। ये इसलिए कहता है कि संप्रभुता एक व्यक्ति में न होकर समस्त समुदाय में है, जहाँ पर हाब्स का जो लेवायथन है उसका सर है यानी वो व्यक्ति है, जबकि रूसो का जो संप्रभुता है या सामान्य इच्छा वो कोई व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के समूह में नहीं रहती बल्कि समस्त समुदाय में निहित होती है। अगला प्रश्न है, हाब्स ने जिस सिद्धांत का खंडन किया है वो कौन सा सिद्धांत है? ऑप्शन है तर्क या विवेक, दैवी अधिकार, गति और निरंकुशता? तो सही उत्तर है दैवी अधिकार। हाब्स ने दैवीय सिद्धांत की आलोचना करते हुए कहा कि प्राकृतिक अवस्था से छुटकारा पाने के उद्देश्य से मनुष्यों ने आपस में एक समझौता या संविदा करके अराजक दशा का अंत किया था। तो यहाँ पे हाब्स ने दोस्तों दैवीय अधिकार या दैवीय सिद्धांत का खंडन किया है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर चयन करना है। देखिए, आनुपातिक समानता। दोस्तों आनुपातिक समानता का जो विचार है ये अरस्तु से संबंधित है। उपयोगिता का सिद्धांत बेंथम। व्यक्तिवाद जो है ये स्पेंसर और लुच्चा लफंगा सर्वहारा ये मार्क्स से संबंधित है। तो यहाँ देखिए दोस्तों किस तरह से आपका मिलान हो जाएगा। आनुपातिक समानता अरस्तु, उपयोगिता का सिद्धांत बेंथम और व्यक्तिवाद स्पेंसर और लुच्चा लफंगा सर्वहारा जो है ये मार्क्स से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा 1, 2, 4, 3, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसका कथन है कि जे रूसो जैकोबियन निरंकुश तंत्र और सिजेरियन तानाशाही का जनक है और उसने कांट और हीगल के निरपेक्ष सिद्धांतों को अभिप्रेरित किया है? तो ये कथन दोस्तों किसका है? ये डियोगिट का कथन है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाब्स के अनुसार प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध विद्रोह का अधिकार है यदि संप्रभु? तो दोस्तों हाब्स के सामाजिक समझौता सिद्धांत में प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध विरोध का अधिकार कब है? जब वह प्रजा के जीवन को सुरक्षित नहीं रख पाता या उनके जीवन को भयाक्रांत करता है। यानी आत्मरक्षा या जीवन का अधिकार वो अधिकार है जिसके कारण हाब्स के विचारों में प्रजाजन जो दोस्तों ये संप्रभु का विरोध कर सकते हैं। तो प्रजा के जीवन को जब वह सुरक्षित नहीं रख पाता या उनके जीवन को भयाक्रांत करता है, ऐसी दशा में प्रजा को संप्रभु के विरुद्ध प्रतिरोध का अधिकार हाब्स देता है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं यानी कथन कारण से संबंधित है। कथन है दोस्तों देखिए कि कौटिल्य मजबूत शासक की आवश्यकता पर बल देता है, आप जानते हैं ये सही है। और तर्क है कि उसे समाज में अराजकता के खतरे और व्यवस्था स्थापित करने की अनिवार्यता का उत्कट बोध था।
तो सही उत्तर है ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों एंटोनियो ग्राम्सी। देखिए एंटोनियो ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज या सिविल सोसाइटी की संस्थाएं कौन सी हैं आपको बताना है। ऑप्शन है आपके परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं या उपरोक्त सभी। तो आपको बताना है कि ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज की संस्थाएं कौन सी हैं। तो सही उत्तर है ग्राम्सी के अनुसार नागरिक समाज में परिवार, पाठशाला, धार्मिक संस्थाएं सभी शामिल होती हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ग्राम्सी के अधिरचना सिद्धांत में नागरिक समाज अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है और नागरिक समाज के द्वारा ही आधिपत्य का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। ये कथन किसका है? ऑप्शन है बेंथम, गैटिल, हेनरी मैन या डायल। तो सही उत्तर है हेनरी मैन। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। ये कथन हेनरी मैन का है दोस्तों। वो कहता है कि हम बेंथम से लेकर आज तक होने वाले ऐसे किसी वैधानिक सुधार को नहीं जानते जिस पर उसका प्रभाव न पड़ा हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वैज्ञानिक समाजवाद या साइंटिफिक सोशलिज्म में निर्णायक तत्व क्या है? तो सही उत्तर है उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व। ये वैज्ञानिक समाजवाद का निर्णायक तत्व है। तो देखिए वैज्ञानिक समाजवाद में निर्णायक तत्व उत्पादन के साधनों का सामाजिक स्वामित्व है और वो कहता है कि उत्पादन की शक्तियाँ और उत्पादन के संबंध जो होते हैं वही इतिहास की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं और ऐतिहासिक भौतिकवाद इसी धारणा पर आधारित है। वो कहता है मार्क्स की ऐतिहासिक विकास के क्रम में प्रत्येक सामाजिक क्रांति के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए क्रांति अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, किसने मनुष्य को होम फेवर के रूप में कल्पित किया है? सेंट सिमोन, ग्विजोट, कार्ल मार्क्स या सिस्मॉन्डी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। देखिए कार्ल मार्क्स ने मनुष्य को होम फेवर के रूप में परिकल्पित किया है। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मार्क्सवाद को युग का भ्रम किसने कहा है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके एक्टन, एरन, कार्ल पापर या लास्की। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए एक्टन। एक्टन ने दोस्तों मार्क्सवाद को युग का भ्रम कहा है और वो ब्रिटेन का प्रसिद्ध इतिहासकार और राजनीति विचारक था। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ जो अभ्यर्थी हैं वो कहते हैं कि उसका उत्तर कार्ल पापर होगा। नहीं, कार्ल पापर इसका उत्तर नहीं है। मार्क्सवाद को युग का भ्रम लॉर्ड एक्टन ने कहा था। कार्ल पापर ने दोस्तों अपनी पुस्तक ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमीज में दोस्तों प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज के दुश्मन कहा है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए कौटिल्य के अनुसार राज्य के अंग और मानव शरीर के अंग से उनकी तुलना किस प्रकार से की गई है? यहाँ पर देखिए आमात्य जो होता है, आमात्य यानी मंत्री, ये राज्य की आंखें होता है। इसके अलावा सुहृद या सुहृद जो होता है वो कान होता है। बी का चौथा हो जाएगा। दुर्ग है, दुर्ग ये रक्षा के लिए भुजाएं होती हैं और कोश जो है ये मुख होता है। तो इस प्रकार कौटिल्य के जो सप्तांग सिद्धांत में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, दंड, कोश और मित्र है उसमें देखिए ये शरीर के अंगों से इसकी तुलनाएं इस प्रकार आप व्यवस्थित कर सकते हैं। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, महात्मा गांधी के विचार किससे प्रभावित हुए थे? आपको बताना है। थोरों की कृतियों से, टॉल्स्टॉय की कृतियों से, रस्किन या इन सभी की कृतियों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी। महात्मा गांधी के विचार इन सभी की कृतियों से प्रभावित हुए थे। थोरो, टॉल्स्टॉय और रस्किन, इनके जो है इनका महात्मा गांधी के विचारों के ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा था। अगला प्रश्न है, कौटिल्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो सही उत्तर है कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कथन कारण से संबंधित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, कथन है कि एम एन राय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया था। ये सही है। कारण है इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था। ये भी सही है। दोस्तों देखिए एम एन राय यानी मानवेंद्र नाथ राय एक मौलिक मानववादी थे। उन्होंने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को स्वीकार नहीं किया क्योंकि इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व था, जबकि राय मूलतः व्यवहारिक चिंतक थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्राम्सी के विचारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
देखिए, क्रांतिकारी परिवर्तन स्वार्थ के कारण होगा। सफलतापूर्वक परिवर्तन लाने के लिए अधिरचना और नागरिक समाज महत्वपूर्ण हैं। और बुर्जुआ मूल्यों का वर्चस्व होता है क्योंकि सर्वसाधारण उनसे दूर रहते हैं। इसमें से आपको गलत कथनों को चुनना है। तो गलत कथन कौन से हैं? देखिए, ग्रामसी एक नव मार्क्सवादी विचारक है। उसने मार्क्स के इस विश्वास का खंडन किया है कि साम्यवादी क्रांति के बाद पूंजीवादी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। और ग्रामसी का मानना है कि क्रांति के बाद भी अधिरचना और नागरिक समाज का अस्तित्व रहता है जो बुर्जुआ समाज का वर्चस्व बनाए रखते हैं। तो ये कथन 2 और 3 ये दोनों सही नहीं हैं। तो देखिए, कथन 2 और 3 आपके गलत हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विकेंद्रीकृत या विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक थे? ऑप्शन है आपके जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया या आचार्य विनोबा भावे। तो सही उत्तर है दोस्तों, विकेंद्रित समाजवाद के प्रबल समर्थक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, लोहिया ने अपनी कृति एस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी में ये तर्क दिया कि समाज की संरचना में 4 परतें या 4 स्तर होते हैं: गांव, मंडल, प्रांत और राष्ट्र। और उस व्यवस्था को लोहिया ने चौखंबा राज्य की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसने साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू किया था? महात्मा गांधी, अरबिंदो, राणा डे या तिलक? तो सही उत्तर है दोस्तों, देखिए दोस्तों, साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोगी और धर्म को शुरू करने वाले अरविंद थे, श्री अरबिंदो। और दोस्तों, इनकी प्रमुख पुस्तकें द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा और सावित्री। तो देखिए, ये पत्रिका कर्मयोगी और धर्म अरविंदो या महर्षि अरविंदो द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने बदनाम कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट जारी किया, जिससे भारत की विधायिकाओं में विभिन्न समुदायों को प्रतिनिधित्व देने के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? बाल्डविन, चेम्बरलिन, मैकडोनाल्ड और चर्चिल में से इसका सही उत्तर है मैकडोनाल्ड, क्योंकि रैमजे मैकडोनाल्ड उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे जब कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचाट जारी किया गया था। दोस्तों, ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने अगस्त 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की एक योजना बनाई थी। इसको कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन थे? तो आप जानते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। चक्कर लगाने वाली देशभक्ति या पैट्रियाटिज्म इन लोकोमोशन शब्दावली का प्रयोग किसके लिए हुआ था? दोस्तों, चक्कर लगाने वाली देशभक्ति का प्रयोग दोस्तों ये स्वराज पार्टी के लिए किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। देखिए, 1923 में इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी गठित की गई थी। किसने? तो देखिए, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। दोस्तों, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की और स्वराज पार्टी के लिए चक्कर लगाने वाली देशभक्ति शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के किस स्थान पर गांधी जी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था? तो सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका में दोस्तों जोहानसबर्ग में महात्मा गांधी ने पहली बार जन विद्रोह को संगठित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वक्तव्य बाल गंगाधर तिलक से संबंधित नहीं है? आपको बताना है। वो नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, ये आपका सही नहीं है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक उग्रवादी विचारक थे। वो नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न नहीं थे। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संवैधानिक तरीकों और हिंसा में विश्वास करते थे। और उन्होंने मराठे में केसरी और अंग्रेजी में मराठा नाम के 2 साप्ताहिक पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो देखिए, तिलक के बारे में सही कथन जो नहीं है वो है कि वो नरमपंथियों के उद्देश्य और तरीकों से प्रसन्न थे, ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सही नहीं है? आपको बताना है। तो देखिए, इसमें वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी, ये सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, जो संविधान सभा अपनी गठित की गई थी ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी। तो ये है कि इसके निर्वाचन के लिए क्या किया गया था कि जो राज्य की विधानसभाएं थीं उनका उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया था, इसलिए ये प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं थी, ये सही नहीं है। यह बहुदलीय निकाय थी और उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया था।
तो इसमें आपसे पूछा गया कौन से कथन सही नहीं है, तो केवल 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध वित्त विधेयक से है? देखिए, अनुच्छेद 260, 355, 109 और 465। तो सही उत्तर है 109। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अनुच्छेद 109 धन विधेयक के बारे में विशेष उपबंध करता है, तो इस आधार पर देखिए तो 109 सही होगा। लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट जो है वो है अनुच्छेद 110, इसमें धन विधेयक की परिभाषा दी गई है और ये लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कोई धन विधेयक है या नहीं। अगला प्रश्न है, एक नए संविधान के अंतर्गत भारत को संप्रभुता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में घोषित करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया था? तो सही उत्तर है दोस्तों, इसी दिन, देखिए इसी दिन जो है 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया था। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू ने स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था और इस तिथि यानी 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का जो निर्णय लिया गया था वो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसी कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उदारता, समानता और भाईचारे के आदर्श प्रतिष्ठापित हैं, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली है? तो उत्तर है दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और भाईचारा का आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से है और फ्रांसीसी क्रांति का नारा था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, यानी इक्वलिटी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अगला प्रश्न है, अपनी समानता के समय भारत के संविधान में कितनी धारा और अनुसूचियों को शामिल किया गया था? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग जो हैं भारतीय संविधान में थे शुरू में। वर्तमान में देखिए 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भाग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज से संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन है, देखिए केशवानंदवाद, गोलकनाथवाद, मिनर्वा मिल्सवाद या रामशरणवाद। तो आपको बताना है दोस्तों, देखिए यहाँ पे शंकरी प्रसाद, गोलकनाथ, केशवानंद भारती और मिनर्वा मिलवाद ये मूल अधिकारों से संबंधित हैं। रामशरण सिंह और बिहार राज्य का मामला 1950 का है। रामशरण बनाम भारत राज्यवाद 1989 का संबंध मौलिक कर्तव्यों से है। ये 1989 का एक केस है, रामशरण बनाम भारत सरकारवाद, ये मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन देख के आप बता सकते हैं, ऑप्शन सी अछूत प्रथा की समाप्ति ये मूल अधिकारों में शामिल है, न कि नीति निर्देशक तत्वों में। अछूत की समाप्ति या अस्पृश्यता की समाप्ति आर्टिकल 17 में वर्णित है और आर्टिकल 17 दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि अस्पृश्यता के अंत की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है जीवन और दैहिक स्वतंत्रता, यानी ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। जीवन के अधिकार को दोस्तों ये आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता है और ये उपबंध 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 में ये वर्णन किया गया है कि आपातकाल के दौरान भी नागरिकों के जीवन और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकारों का निलंबन नहीं हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के किस खंड के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 16(4). अनुच्छेद 16(4) पिछड़े वर्गों के नागरिकों के लिए आरक्षण का प्रावधान करता है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, पुलिस बल अधिनियम, सैन्य अधिनियम है, जबकि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अनुच्छेद 34 के अंतर्गत पारित नहीं किया गया है।
अगला प्रश्न है, वर्तमान स्थिति में संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी ये मौलिक अधिकार के अध्याय से निकालने के बाद किस रूप में है? तो उत्तर है कानूनी या विधिक रूप में, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकालकर अनुच्छेद 300 क में जो है इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था? तो दोस्तों जम्मू कश्मीर का संविधान राज्य के संविधान सभा द्वारा 17 नवंबर 1956 को स्वीकार किया गया था और 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। तो इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित सबसे विवादित प्रावधान अनुच्छेद 35A का उल्लेख भारतीय संविधान के परिशिष्ट 1 में था। अब की स्थिति ये है कि 5 अगस्त 2019 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी राष्ट्रपति आदेश 2019 के द्वारा इस संविधान के क्रियान्वयन को प्रतिबंधित कर दिया गया है और अब भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य पर भी लागू होते हैं। अगला प्रश्न है कि संविधान द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? कार्यपालिका की शक्तियां, शासक और शासितों के बीच संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना और उपयुक्त सभी। तो सही उत्तर है उपयुक्त सभी। दोस्तों संविधान क्या है? तो संविधान नियमों और कानूनों का वो समूह है जिसके द्वारा कार्यपालिका की शक्तियां, शासक और शासित यानी सरकार और नागरिकों के संबंध, सरकार की विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध और उनकी संरचना का जो है वर्णन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कथन और कारण से संबंधित है। कथन है, संसदीय शासन प्रणाली का वेस्टमिंस्टर प्रतिमान कुछ संशोधनों के साथ भारत में अपनाया गया है। तो ये सही है। और दूसरा है, गत अर्ध शताब्दी में भारत का संवैधानिक विकास इसी दिशा में हुआ है। दोस्तों ये देखिए, इसमें ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि कथन और कारण दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। अगला प्रश्न भी कथन कारण से संबंधित है। देखिए, कथन क्या है कि भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है, ये आपका सही है। और कारण है कि नए क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे जो है भारत में संघवाद का अवसान नहीं हुआ है, ये सही है। दोनों कथन और कारण सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, क्योंकि देखिए संघवाद की प्रकृति अलग है, लेकिन भारत में संघवाद का वर्तमान स्वरूप लगातार सशक्त हो रहा है और अभी भी देश के कई क्षेत्र लगातार राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सिक्किम के संदर्भ में निम्नांकित कथनों में त्रुटिपूर्ण क्या है, आपको बताना है। तो देखिए, 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का संयुक्त राज्य बना, सही है। 35वें संविधान संशोधन से सिक्किम केंद्रीय व्यवस्थापिका के दोनों सदनों में एक एक प्रतिनिधि भेजने का हकदार हुआ, ये सही नहीं है। 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम का संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हुआ और इसके अलावा 35वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 371 च अंत स्थापित किया गया। तो इसमें गलत क्या है? ऑप्शन बी आपका गलत है। अगला प्रश्न है, भारत की परमाणु कमान प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को कौन सी संस्था प्राधिकृत करती है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है, भारत के परमाणु हथियार प्राधिकरण के भीतर पूरी तरह से परमाणु हथियारों के प्रयोग को मंत्रिपरिषद यानी दोस्तों कार्यकारी परिषद जो है, ये आपको इसका कार्यकारी परिषद जो है उसके प्रयोग को निर्धारित या प्राधिकृत करती है। अगला प्रश्न है, 1989 से भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आर वेंकट रमण। देखिए, आर वेंकट रमण, उसके बाद शंकर दयाल शर्मा, फिर के आर नारायणन, उसके बाद एपीजे अब्दुल कलाम और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो ये ऑप्शन डी आपका सही क्रम हो जाएगा भारत के राष्ट्रपतियों का। यहाँ पर देखिए, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। ओट ऑन अकाउंट्स, ओट ऑन अकाउंट्स दोस्तों, इसका संबंध ये है कि विचाराधीन बजटीय, देखिए ए का चौथा हो जाएगा, विचाराधीन बजटीय अनुमोदन के पहले से अनुदान। ओट्स ऑफ क्रेडिट होता है विस्तृत आकलनों के बिना एक मुश्त धन देना। अनुदानों के लिए पूरक मांग का मतलब क्या है? अनुदानों के लिए एक मांग, अनुदानों के लिए एक मांग का मतलब या पूरक मांग का मतलब ये होता है दोस्तों कि स्वीकृत बजट में न शामिल किया गया अतिरिक्त व्यय, और अनुदानों के लिए अतिरिक्त व्यय का मतलब होता है अनुदानों से अधिक राशि का व्यय। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी।
अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कार्य क्या है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सही है। ये संविधान के अनुसार यह सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख कार्य है, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। इसके अलावा न्यायिक पुनरावलोकन का कार्य ये भी है। दंडित व्यक्तियों को क्षमादान देना ये नहीं है, क्योंकि न्यायालय केवल दंड की व्यवस्था करता है। दंडित व्यक्तियों को क्षमादान राष्ट्रपति का अधिकार है। और राज्यों के बीच और राज्यों और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय करना, तो ये सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा 1, 2, 4। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, न्यायपालिका के कार्यों के संबंध में। अगला प्रश्न है दोस्तों, न्यायिक समीक्षा क्या दर्शाता है? तो उत्तर है, न्यायिक समीक्षा ये दर्शाता है कि किसी राज्य के कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न है दोस्तों, दिए गए न्यायमूर्तियों के नामों में भारत के मुख्य न्यायाधीश के कालक्रम निर्धारण की दृष्टि से जो है सही उत्तर का चयन करिए। तो न्यायमूर्ति मुखर्जी पहले आएंगे। न्यायमूर्ति मुखर्जी 1954 से 1956। इनके बाद यानी 3 पहले आएगा, उसके बाद 4 आएंगे न्यायमूर्ति सुब्बा राव। सुब्बा राव का कार्यकाल 1966 से 1967। उसके बाद न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ आएंगे, फिर लास्ट में न्यायमूर्ति भगवती। तो 3, 4, 2, 1 ये है ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न न्यायमूर्ति के जो क्रम हैं उनका जो है सही कूट ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, देखिए यह है, निम्नलिखित में से किसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है? जो संस्थाएं हैं देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, केंद्रीय मंत्रिमंडल, योजना आयोग या फिर वित्त आयोग। तो सही उत्तर है यहाँ पर वित्त आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री नहीं होता है, क्योंकि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पूर्व राष्ट्रपति में से किसने भारतीय डाकघर संशोधन बिल लंबित रखा था? तो सही उत्तर है दोस्तों ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक को लंबित रखा था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को कहाँ जमा किया जाता है? ऑप्शन है समेकित निधि, कोष या ट्रेजरी में, लोक लेखा या पब्लिक अकाउंट में, या फिर आकस्मिकता निधि या कंटीजेंसी फंड में। तो सही उत्तर है भारत की संचित नित्य ऋण के अलावा सभी अन्य सार्वजनिक धन भारत सरकार या उसके लिए भारत के लोक लेखा में से ऋण के रूप में लिया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा राज्य भविष्य निधि के अधीन प्राप्त धन को लोक लेखा खाता में जमा किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन कानून के तहत पर्यावरण की सुरक्षा भारतीय राज्य का उत्तरदायित्व हो गया था और ये संविधान के किस भाग में शामिल है? तो सही उत्तर है दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये दोस्तों अनुच्छेद 48 क या 48 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन और वन्य जीवों की रक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। लेकिन 44वें संविधान संशोधनों द्वारा संपत्ति के अधिकार के मूल अधिकार को निकालकर कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया था। तो भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए बनाए गए निर्वाचक मंडल में कौन होते हैं? तो आप जानते हैं संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें विधान परिषद और विधान परिषद के सदस्य नहीं शामिल होते हैं, साथ ही मनोनीत सदस्य संसद के शामिल नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भर होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त होते हैं जिसकी, तो उत्तर है दोस्तों जिसकी संख्या 10 से अधिक नहीं हो सकती है। सूचना अधिकार अधिनियम 2005 है। इसके तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन कब किया गया था? 12 अक्टूबर 2005 को किया गया था। और इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और कुछ सूचना आयुक्त होते हैं जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होती है। अगला प्रश्न है, वो राज्य बताइए जिनकी राजकीय विधानसभाएं राज्य की राजधानी को छोड़कर अन्य स्थानों पर भी बैठक कर सकती हैं। तो ये हैं जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की विधानसभा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है? हित अभिव्यक्त करना सही है। राजनीतिक दलों का वित्त पोषण, ये राजनीतिक दलों का वित्त पोषण दोस्तों
ये आपके जो है राजनीतिक दलों का वित्त पोषण भी इसके अंतर्गत नहीं है, ये सही नहीं है। और सरकार की नीतियों को प्रभावित करना ये भी सही है, और नीतियां लागू करना। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पे दबाव समूह राजनीतिक दलों से अलग होते हैं, ये तो आप जानते हैं। राजनीतिक दल लोगों द्वारा जो है राजनीतिक दल चुन कर आते हैं, फिर सत्ता में आते हैं, जबकि दबाव समूह राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं और विशेष मुद्दों पर विशेष तरीके से ध्यान केंद्रित करते हैं। राजनीतिक दल मुद्दों की विस्तृत श्रृंखला का पता लगाते हैं। तो इसमें देखिए ऑप्शन जो निम्नलिखित कौन सा दबाव समूहों के बारे में सही नहीं है, तो ये नीतियां लागू करने का कार्य नहीं करते हैं। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में विभिन्न सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए आयोग गठित किए थे, त्रुटिपूर्ण युग्म को पहचानना है इसमें। तो दोस्तों देखिए इसमें मेरठ दंगे जो है, मेरठ दंगा जेसी शाह आयोग, मेरठ सांप्रदायिक दंगा ये जेसी शाह आयोग से संबंधित नहीं है, जबकि मनोहरपुर सांप्रदायिक दंगे ओडिशा में बाधवा आयोग, मुंबई सांप्रदायिक दंगे 1992 में श्री कृष्ण आयोग, और बिहार शरीफ सांप्रदायिक दंगे 1981 बाल सुब्रमण्यम आयोग ये सही सुमेलित हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 91वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ऑप्शन देखिए, दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता, अपात्रता, चुनाव सुधार, वित्त आयोग के गठन, या मानव अधिकारों के आयोग के रचना से। दोस्तों भारतीय संविधान का जो 91वां संविधान संशोधन अधिनियम था, उसका संबंध दल बदल संबंधी कानून या भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची से था। इसके द्वारा ये तय किया गया कि अब राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से हो, यदि दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जाता है, तो वो मंत्री बनने के लाभ के किसी भी राजनीतिक पद के लिए अयोग्य होगा। साथ ही 91वें संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण प्रावधान ये किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार, इसमें मंत्रियों की संख्या कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। शेतकारी संगठन ये महाराष्ट्र से संबंधित है। भारतीय किसान संघ गुजरात राज्य से संबंधित है। समता संगठन दोस्तों ओडिशा से संबंधित है, और किसान मजदूर संगठन पश्चिम बंगाल से। तो इस आधार पर सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। आइए देखते हैं दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराना है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व आप जानते हैं, इसके प्रतिपादक थॉमस हेयर थे। व्यावसायिक प्रतिनिधित्व GDH कोल। एक व्यक्ति एक मत का समर्थन जेरमी बेंथम ने किया है, और एक से अधिक मत JS मिल ने इसका प्रतिपादन या समर्थन किया है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 2, 3 और 4 और 1। अगला प्रश्न है, सेवा में प्रवेश करने से पहले सार्वजनिक सेवा के इच्छुक लोगों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सेवा में प्रवेश करने से पूर्व दोस्तों पूर्व प्रवेश प्रशिक्षण दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। अगला है, भारत और अफगानिस्तान के बीच सामरिक साझेदारी का समझौता कब हुआ था, और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो सही उत्तर है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच 2011 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में जो है सामरिक साझेदारी समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, घटनाओं और प्रधानमंत्री की शासन प्रणाली के संदर्भ में सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। भारत अमेरिका परमाणु समझौता ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के शासनकाल में हुआ था। ताशकंद समझौता ये जो है दोस्तों, ताशकंद समझौता किसके समय में? लाल बहादुर शास्त्री के समय में। शिमला समझौता श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में, और पंचशील समझौता पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में। तो सही उत्तर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों की भारत ने मदद की है, वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों भारतीय शांति रक्षा सेना या भारतीय सेना दल ने 1987 से 90 के बीच श्रीलंका में, और दोस्तों 1989 मालदीव में तख्ता पलट के कारण हस्तक्षेप किया था। तो सही उत्तर है, भारत ने अब तक 2 संप्रभु राष्ट्रों को सैन्य मदद दी है, श्रीलंका और मालदीव। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 120, यानी ये 80वां प्रश्न है, क्योंकि आप जानते हैं कि 40 प्रश्न इसमें GS से और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, आपके सब्जेक्ट से। तो इसलिए ये पूरा पेपर आपका 120 प्रश्नों का हो जाएगा।
इसमें हम पॉलिटिकल साइंस का 80वां प्रश्न देख रहे हैं कि भारत की पश्चिम दृश्य या लुक वेस्ट नीति जो है वो भारत के संबंधों की किसके साथ व्यापकता का विस्तार से पक्ष पोषण करती है। तो सही उत्तर है पश्चिम एशियाई देश। जो भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी है वो पूरब के देशों के साथ संबंधों का, लेकिन लुक वेस्ट पॉलिसी पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंधों में व्यापकता और विस्तार का पक्ष पोषण करती है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा के लिए। आगामी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा नागरिक शास्त्र के प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। साथ ही ये अन्य परीक्षाओं राजनीति विज्ञान और नागरिक शास्त्र से आयोजित अन्य परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी है। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार, धन्यवाद।